से विवेक श्रीवास्तव, आपका कमेंट। जी देखिए, अभी आपने जो स्टेटमेंट दिखाया था कि अगर हमसे टकराओगे तो हम आपको समाप्त कर देंगे इतने मिनटों में, इतने सेकंडों में, ये फ्रेंच एलिमेंट्स के कमेंट्स हैं। ये दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम, या कोई ये मुस्लिम आवाम को इस देश की रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को एक लिमिट के आगे हाईलाइट करके उस पर पॉलिटिकल डिबेट्स करते हैं, आपको ये कैसे क्योंकि ये मिसयूज करती है बीजेपी आरएसएस कंबाइन। नहीं, बीजेपी और आरएसएस क्या करते हैं, बीजेपी और आरएसएस से बात कीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट चला, इसमें आपको कहां से ये भाव आया? तो मेरे सवाल उठाएंगे सरकार के कि मैं आपसे कह रही हूं कि ये मुस्लिमों के रहनुमा और मुस्लिमों के मसाया हैं, ये आपको ये भाव कहां से आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको जिस तरीके से दर्शाती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कैडर, उससे एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरे रिलीजन के ऊपर उंगली उठाई जाती है। और वो लोग जो शांतिप्रिय हैं, देश के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, जिन्होंने 1947 के बाद इस देश में हिंदू आवाम के साथ रहना, जो मेजॉरिटी में थी, उसको स्वीकार किया, वो उनका चॉइस था, उनके ऊपर भी एक उंगली उठती है। जब आप पीएफआई पे रेड करते हैं, अगर कोई आतंकी संगठन है या आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन, सुनिए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एक संगठन पीएफआई में आतंकी एलिमेंट्स हैं, ये देश के खिलाफ हैं, आप जरूर रेड करिए, आप जरूर पकड़िए। कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन समस्या आती है जब आप इसका दुरुपयोग करते हैं, जब एजेंसीज पीएफआई के नाम पे कॉमन मैन को हैरेसमेंट शुरू कर दे, जब सिर्फ पीएफआई के नाम पे अलकायदा को जागृत कर दिया। आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने एक बिल्कुल ही डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बीजेपी में क्या हैसियत है मैं नहीं जानता, माइनॉरिटीज की क्या हैसियत बीजेपी में रह गई है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये पॉलिटिकल सॉल्यूशंस चीजों के होने चाहिए, सेंसेशन क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। देश में पहले भी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, पंजाब प्रॉब्लम, उल्फा, तमिल एलम, हमारे देश में अनेकों समस्याएं आई है, नागालैंड की समस्या भी आई है। लेफ्ट में हिंदुओं की क्या पोजीशन रह गई है, ये पूछूं मैं आपसे? ये सवाल पूछना चाहिए मुझे डेमोक्रेसी में। ये बड़ा नहीं, लेफ्ट के अंदर हिंदू और मुसलमान नहीं होता, लेफ्ट के अंदर सिर्फ ह्यूमन बीइंग होता है। हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, लेफ्ट हमेशा कहती है नो लेफ्ट। हाँ, बिल्कुल, हमारे मार्क्सवाद में कोई धर्म जाति को हम नहीं मानते। और आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, गुमराह करते हैं। गुमराह करने में आपने कोई भी पीछे नहीं है। नहीं, बीजेपी करने में आपने कोई भी पीछे नहीं है। कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे जिस संगठन का था, तो कैसे पीछे नहीं है? बिल्कुल, दावा किया जा रहा है इसी तरह से पीएफआई, जिसमें किसी को रिलीजन ढूंढने की जरूरत नहीं थी, इंतजार कर लेते, थोड़ा इंतजार कर लेते, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, अदालतें अपना काम कर लेती। लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है, बैन क्यों नहीं किया आपने? पहले ही पाबंदी क्यों नहीं लगा दी? देखिए, मजहब के हित में जब कहता हूं तो चाहे वो इस्लाम हो, चाहे अन्य धर्म के धर्मावलंबी हो, कोई भी धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप मजहब को या धर्म को सुरक्षा कवच बना करके और अपनी आतंकी और शैतानी हरकतों को अंजाम देने के ताने बाने को बिनिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हिस्ट्री है आपको याद होगा, आप लोगों ने खूब चलाया। मुस्लिम ब्रदरहुड का लीडर था इजिप्ट में, वो वहां पर उनकी सरकार उनको फांसी देती है, उनका उस देश का मामला है। यहां पर उसका विरोध किया इन्होंने, केरला में विरोध किया, कर्नाटक में विरोध किया, तमिलनाडु में किया, कलकत्ता में तक पहुंच गए। अल-कायदा का जो ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने मारा था, उस वक्त भी सबसे पहले आवाज इसी ऑर्गेनाइजेशन की आई। सिमी पर प्रतिबंध लगेगा तो इसकी आवाज आएगी, जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगेगा तो इसकी आवाज आएगी, लश्कर ए तोयबा पर प्रतिबंध लगेगा तो ये इसका खड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये सारी चीजें एक तरह से अफसोस की बात यह है कि उसमें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इनको प्रेशर देती दिखी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जरा सा आप देख लीजिए कि जो कई लोग सपोर्ट कर रहे थे कुछ पार्टियों को, उनमें ये किसको सपोर्ट कर रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग किसके सपोर्ट में खड़े हुए थे। ये कई सवाल है, जाने अनजाने में हुआ हो, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये बात समझना चाहिए कि ये लोग कितनी खतरनाक मानसिकता, मैं इसीलिए कह रहा हूं, हमारी देश जो हमारे जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको वायलेंट इस्लामोक्रेसी के तौर से उसको बदलने की कोशिश
न किसी भी धर्म के लिए, किसी भी मजहब के लिए ठीक नहीं ठीक है। ये जो है वो इस्लाम को पीस के तौर से नहीं पेश करना चाहते। आपने इन शब्दों का इस्तेमाल कई बार किया है। इस पे मुफ्ती नदीमुद्दीन, अभी जो बातें यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कही हैं, देखिए, पीएफआई पर सबसे पहले सवाल तो कांग्रेस की सरकार ने उठाया था 2012 में कि पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस है। 2018 में मोहसिन रजा ने कहा था कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, और एक वकील का भी नाम लिया था कि 130 करोड़ की फंडिंग, ऐसा उन्होंने कुछ बताया था कि पीएफआई की तरफ से हुआ है। मैं कह रहा हूं कि जब 2018 में पुख्ता सबूत था, इतनी फंडिंग हुई, तो पाबंदी क्यों नहीं लगाया गया? पीएफआई पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। तेलंगाना की सरकार 2014 से मुसलसल पीएफआई पर देख रही है, पीएफआई को पनपने नहीं दिया। यहाँ के सीपी सीवी आनंद और डीएस चौहान और होम मिनिस्टर और हमारे डीजीपी, ये सब ने ऐसा कमर कसा कि पीएफआई तो हैदराबाद से उखड़ गई। मैं कहता हूँ कि अगर पीएफआई पर रेड पड़ा है, एनआईए ने रेड मारा है, तो मैं कहता हूँ समर्थन करने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि पीएफआई जब आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस है तो इसको कवर देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कवर देने की ज़रूरत नहीं है कि भारत का लोकतंत्र सबसे खूबसूरत है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान है तो भारत का मुसलमान है। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों में इस तरह का अगर संगठन होगा। पहले आए तो थे कामले जी, कह रहे थे लोकतंत्र खत्म हो गया इस देश में, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। रोज सुनते हैं हम कि देश में तो मुस्लिम्स जो हैं वो अंडर अटैक है। अभी आजिद खान बता देंगे आपको। नहीं, मेरी बात सुनिए, दो बात सुनिए। देखिए, इसमें दो तरीके से काम करने का है। अगर समाज के अंदर इस तरह का संगठन है तो सबसे ज़्यादा उस समाज को बर्बादी होती है। किसी समाज के अंदर अगर कट्टरपन आएगा तो सबसे पहले वो समाज बर्बाद होगा। तो समाज के बुद्धिजीवी, उलमा, इंटेलेक्चुअल की जिम्मेदारी है कि अपने समाज को कट्टरपन से बचाएं। अगर ये कट्टरपन से नहीं बचाएंगे तो खुद भी बर्बाद होंगे, समाज भी बर्बाद होगा और देश भी बर्बाद होगा। तो मैं कहता हूँ कि सरकार बकवास मत करे। अभी पीएफआई को आतंकवादी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? मैं अगर मेरी बात मुख्तार अब्बास नकवी जी सुन रहे हैं तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं? भाई पीएफआई पर प्रतिबंध लगाइए। यही सवाल है, यही सवाल मैं उनसे दोबारा पूछूंगी, यही सवाल मैं उनसे दोबारा पूछूंगी नदीमुद्दीन जी, यही सवाल मैं उनसे दोबारा पूछूंगी। लेकिन जल्दी से कमेंट लूंगी यहाँ पे तौसीफ अहमद खान का। तौसीफ अहमद खान ये क्या कह रहे हैं नदीमुद्दीन जी कि दुनिया में मुसलमान अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है वो तो भारत ही है, और यहाँ तो हमने कई बार सुना है सबको कहते हुए माइनॉरिटीज अंडर अटैक है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं नदीमुद्दीन जी? नहीं, बैड एलिमेंट्स है और जो बैड एलिमेंट्स है उनको बैड तरीके से डील किया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा कानून हर देश के हर एक नागरिक को ये बताता है कि आपका सेल्फ डिफेंस आपकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक पुलिस से, प्रशासन से हो पाएगा वो लोग सुरक्षा देते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस हर इंसान का उनके हाथ में है और कानून भी है। क्रिमिनल लॉ में ये एक्सेप्शन भी है सेल्फ डिफेंस का। ये तो कोई नई बात है नहीं। देखिए, बात हो रही है पीएफआई के ऊपर में एक्शन का और मुख्तार अब्बास नकवी साहब के स्टेटमेंट का। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक बहुत ही दिग्गज नेता रहे हैं। अटल बिहारी के वाजपेयी साहब के टाइम में भी बहुत उन्होंने जिम्मेदारी संभाला, मंत्री रहे, और अभी उन्हें जो है सिर्फ एक काम के लिए रखा गया है, वो है कि जब प्रॉब्लम में बीजेपी पड़े तो एक नैरेटिव सेट करने के लिए उनसे स्टेटमेंट दिलवाने का काम लिया जा रहा है। और तो उनके ऊपर में कोई जिम्मेदारी है नहीं, उनको सरकार ने तो उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दिया जाए। देखिए, ताली दो हाथ से ही बजता है। देश का, आजाद भारत का सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे बुरा आतंकवादी नथुराम गोडसे वो आरएसएस के विचारधारा का था, वो आरएसएस का बिलोंग करता था। ये तो सत्य है, इस पे तो हम झुटला नहीं सकते। तो अगर कोई फैक्शन कहता है कि अगर आप पीएफआई के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल एक्शन लीजिए, लेकिन पीएफआई जो है वो आरएसएस का मिरर इमेज है। जिस तरीके से आरएसएस अपना ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करता है, उसी तरीके से पीएफआई ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करता है। जिस तरीके से आरएसएस कहता है कि भाई हम तो योगा दे रहे हैं, योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पीएफआई भी वही कहता है हम तो ड्रिल कर रहे हैं, हम तो योगा कर रहे हैं। तो डिमांड अगर उठता है, और खास तौर पे जबकि हमारे पास में मटेरियल्स अवेलेबल है, जब आरएसएस के वर्कर शिंदे ने कोर्ट में लिख करके दिया है, हलफनामा दिया है, एफिडेविट दिया है कि हाँ हमें बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी वीएचपी और आरएसएस के कैंप में, तो उस पे भी जांच होना चाहिए। उस पे जांच नहीं करने का क्या मकसद है?